हेलो एवरीवन, वी आर बैक। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी अपने एग्जाम्स के लिए, और उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं आप तक एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अभी तक अपन ने कुछ असेंशियल्स डिस्कस करे रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दैट इज़ आर कंसिडरेशन। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो जाता है द पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कार बेचने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है कार बेचना, और कंसिडरेशन उसके बदले में जो मुझे मिल रही है दैट इज द मनी दैट आई एम रिसीविंग, दैट इज माई कंसिडरेशन। सो अब यहां पर चीजें बताई जाएगी दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यानी कब कब चीजें लीगल मानी जाती है, कब कब कंसिडरेशन लीगल मानी जाती है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक चीज इलीगल है या फिर इमोरल है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है कि ये काम आप नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई भी चीज आप कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेंशन्ड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन के अंदर मेंशन्ड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। और हो सकता है काफी सिनेरियोज में ऐसी सिचुएशन आए कि वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक जाए ही नहीं। तो ये सारी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कैन से द फ्री कंसेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज अपना टॉपिक यहाँ पर अपन को बताया गया है दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सबसे पहला इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कब कब ये सिचुएशंस अपन को बता रखी कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को लीगल नहीं माना जाता। सबसे पहला फॉरबिडन बाय लॉ, यानी लॉ में मना किया हुआ है, यानी एक्सप्रेसली लॉ में लिखा हुआ है कि ये काम आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो फॉरबिडन बाय लॉ है, या कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो फॉरबिडन बाय लॉ है। एग्जांपल अगर अपन लेना चाहे, अगर आप कार बेचना चाहते हैं दैट इज लीगल, दैट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, बट अगर आपको उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिल रही है दैट इज सामने वाली पार्टी ने बोला आप मुझे कार दे दीजिए और इस पर्टिकुलर पर्सन को मैं आपके लिए नुकसान पहुंचा दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो ये अगर ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है, और लीगैलिटी नहीं मानी जाएगी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। एनी लॉ यानी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, कोई ऐसा काम कि अगर वो काम करने के लिए आपको अलाउ किया गया तो उससे किसी भी लॉ जो टाइम बीइंग इनफोर्स है इंडिया में, उस लॉ को आप तोड़ दोगे या डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की जा रही, यहां पर लिखा हुआ है एनी लॉ। एनी लॉ, इंडिया में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज एप्लीकेबल है, तो अगर किसी भी लॉ को तोड़ने से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज आपको अलाउ कर दी जाती है जिससे किसी लॉ को आप ब्रेक करेंगे, या अगर आपको वो अलाउ किया गया तो लॉ के लिए सही नहीं माना जाएगा, कंट्री के लिए सही नहीं माना जाएगा, तो ऐसी चीजें अलाउ नहीं की जाएगी। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट का मतलब आपका इंटेंशन ही गलत है, यानी आप इंटेंशनली किसी पार्टी को डिसीव करना चाहते हो, किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया है, तो ये सारी चीजें आपकी लीगल नहीं मानी जाएगी, और इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। पहली चीज वो एग्रीमेंट तक की स्टेज पे रहेगा, और अगर बनता भी है बाद में जाके अगर आप ऐसी कोई चीज या क्लॉज डालते हो तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, इमोरल यानी अनैतिक या अनएथिकल वी कैन से, और कोई ऐसी चीज है जो कोर्ट के हिसाब से इमोरल है, सही नहीं है, मॉरली सही नहीं है। मॉरल वैल्यूज अपन को पता है क्या होती है, अगर मॉरल वैल्यूज के हिसाब से वो चीज को गलत माना गया है और उस ऐसी कोई चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। और लास्ट, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी अगर आपको वो चीज करना अलाउ कर दिया गया तो पब्लिक एट लार्ज, यानी
ज़्यादा लोगों को, या अपन कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इफ़ इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें किसी के धर्म या किसी के गुरु या कुछ ऐसी चीज़ को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करना जिससे कम्युनल वायलेंस हो सकता है, या पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंच सकता है, उसके उनके सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ें लीगल नहीं मानी जाती। अभी सारी चीज़ें एक वन बाय वन अपन को यहाँ पर डिटेल में बताई जाएगी। सबसे पहला, इफ इट इज फॉरबिडन, फॉरबिडन यानी मना किया हुआ है एक्सप्रेसली लॉ में। सबसे पहली चीज, लॉ वुड ऑल्सो इंक्लूड द रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा अंडर और इशूड बाय द अथॉरिटी गिवन बाय द स्टैच्यू। स्टैच्यू यानी अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी बने हुए हैं, अपना जो लॉ है, स्टैच्यू है, उसके द्वारा अगर कोई भी रूल्स आए, नेगोशिएशन रेगुलेशंस आए, नोटिफिकेशंस आए, यानी टाइम टू टाइम अपन देखते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से लॉ भी चेंज होता रहता है, तो अगर कोई नोटिफिकेशंस है तो आपको उसकी भी पालना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लॉ में पहले नहीं लिखा हुआ था, अब नोटिफिकेशन आ गया तो मैं फॉलो नहीं करूंगा। जो भी अपडेशंस आते रहते हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो फॉरबिडन बाय लॉ माना जाता है, यानी लॉ में मना किया हुआ है, वो आप काम कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। एग्जाम्पल, A sold liquor without license to be, the sale is unlawful as the sale of liquor without license is forbidden by law, that is the Excise Act। यहाँ पर अब देखने की चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, किसी भी लॉ में अगर कोई चीज़ मना की हुई है और अगर आप वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी लॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रॉपर यानी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। हेंस ए कैन नॉट रिकवर द प्राइस, क्योंकि लिकर बेचने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, एक्साइज एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर उसके बिना अगर आप लिकर यानी दारू बेच रहे हैं तो वो फॉरबिडन बाय लॉ है, अनलॉफुल है, और अगर ऐसा कोई भी काम करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनलॉफुल है, वॉइड ab initio है, क्योंकि आप लॉ तोड़ने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, if it is fraudulent and if the court regards it as immoral, fraudulent यानी आपका इंटेंशन था दूसरी पार्टी को डिसीव करना, नुकसान पहुंचाना, जानबूझ के उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करना। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज फ्रॉडुलेंट, एन एग्रीमेंट विद सच एन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एंड वॉइड, यानी अगर आप फ्रॉड के इंटेंशन से कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसा, यानी आपके ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों ही चीज में आपका इंटेंशन है दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का। फॉर एग्जांपल, कार ले ली पर पैसे देने हैं, पैसे आपको पता है आपने नकली नोट देने की कोशिश करी तो उसमें आपका इंटेंशन था सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, उसको नुकसान पहुंचाना, तो ये सारी की सारी चीजें फ्रॉडुलेंट के अंदर आती है और ये वैलिड नहीं माना जाता। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, X gave ₹10,000 to Y, a married woman, to obtain a divorce from her husband, यानी X agrees to marry, when divorce taken X would not recover the amount, यानी इमोरल यहाँ पर अनएथिकल माना गया। आप किसी लेडी को पैसे दे रहे हो, शादीशुदा लेडी को पैसे दे रहे हो ताकि वो जबरदस्ती अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले, वो इमोरल अनएथिकल माना जाता है। अगर उसकी मर्जी है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो अपने लेवल पे उस चीज का सोल्यूशन ढूंढ सकती है। आप इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप पैसा देकर और दूसरे के मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इमोरल, यानी कोर्ट के हिसाब से ये चीज इमोरल मानी जाती है। और ऐसी कोई भी चीज के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं है कि अगर वो लेडी मना कर देती है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करी जो इमोरल यानी गलत माना जाता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी रूल्स रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑल्सो। Next, if it involves or implies injury to a person or property of another, सिंपल सी चीज, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फिजिकली मेंटली अगर आप कोई काम करते हैं, अगर उस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया कार के लिए, बट बदले में आप ऐसी कोई चीज यानी कंसिडरेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके की है कि उसके बदले में यानी कार के बदले में आप किसी को मारने के लिए एग्री कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं मानी जाती, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल माने जाते हैं।
where it creates injury to a person or property of another, an agreement with such an object or consideration is unlawful and void. void यानी गलत माना जाएगा. नेक्स्ट, एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद नहीं है. Whenever an agreement is harmful or injurious to public interest यानी public domain ज़्यादातर and welfare, it is said to be against the public policy. In other words, an agreement harmful to social, political, economic and other interests and welfare of the public is said to be against the public policy. Example, आप government property जैसा कह सकते हैं अपन roadways, railways को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, यानी पब्लिक एट लार्ज, चाहे वो सोशली, चाहे पॉलिटिकली, चाहे इकोनॉमिकली, दुनिया को या अपन कह सकते हैं अपनी कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ये सारी चीज़ें या इसके लिए जो भी आप एग्रीमेंट करते हो वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं और वो गलत माने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कहीं पे दंगे करवाने की कोशिश करी या दंगे करवाने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट करा, तो उससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा. नेक्स्ट, और कैटेगरी जो इसके अंदर आ जाती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी. एनिमी अपने यहाँ पर जो अपन ने पहले भी डिस्कस करा, एलियन एनिमी. एलियन एनिमी यानी किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशन अभी सही नहीं है. एग्जाम्पल अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, पाकिस्तान हुआ चाहे चाइना हुआ, तो उस समय के लिए जब इंडिया के रिलेशन उन कंट्रीज के साथ सही नहीं है और वहां के किसी इंसान के साथ अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस समय के लिए जब टेंशन्स का माहौल है, जब रिलेशन सही नहीं है, वो एलियन एनिमी माने जाते हैं और कोई भी एग्रीमेंट जो आप एलियन एनिमी के साथ करना चाहते हैं वो वॉइड माने जाते हैं. Trading with alien enemy is opposed and to public policy and therefore is unlawful and void. Example, China ड्यूरिंग द कोविड PUBG बैन अपन ने देखा था. कोविड के टाइम अपन को पता है ज़्यादातर लोगों के ये स्पेकुलेशंस थे या ऐसा मानना था कि कोविड का एपिसेंटर या स्टार्टिंग पॉइंट चाइना है. चाइना ने जानबूझ के कोविड हर जगह फैलाया है. तो उस समय के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ऑन द ट्रेड विद चाइना. या अपन ने देखा काफ़ी ऐप्स वगैरह बैन कर दी गई थी, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर जो चीज़ बैन हुई थी दैट इज PUBG, अ गेमिंग ऐप दैट वाज बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिससे जैसे ऐसा माना जाता था कि उससे डेटा लीक किया जाता है ऑफ द इंडियन रेजिडेंट विद द अदर कंट्री, या फिर कुछ ऐसी ऐप जो अपनी कंट्री के लिए सही नहीं मानी जाती, उन सबको गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए अपन ने देखा बैन किया. या काफ़ी ऐसी ऐप्स भी थी जिसको परमानेंटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, दैट इज एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी. एनिमी यानी एलियन एनिमी. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी X saw D murdering C, यानी B ने C का मर्डर करा, X ने वो चीज को देखा. X for a consideration of ₹1 lakh promises B not disclosing it to anyone, यानी B ने C का मर्डर करा, X ने देखा, X ने कहा कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देते हो तो इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा. और अगर ऐसा एग्रीमेंट कुछ आप करते हो दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी अगर आप गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हो तो वो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अगर ऐसा चीज अलाउ कर दी जाए तो हर कोई पैसे खिलाकर और गवाह को चेंज करने की या गवाह को गायब करने की कोशिश करेगा तो लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपनी कंट्री के अंदर. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, यानी आपका कोई लेना देना नहीं है बट किसी की फाइट को जबरदस्ती बढ़ाना, जबरदस्ती केसेस करवाना, दैट इज एग्रीमेंट विच अनड्यूली प्रमोट इनकरेज द लिटिगेशन आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिसके अंदर मेंटेनेंस यानी टू इंटरेस्ट, टेम्पैरिटी सम इंटरेस्ट इन द आउटकम, यानी मेंटेनेंस का मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन यही है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और मुझे पता चला उस इंसान की लड़ाई किसी थर्ड पर्सन के साथ हो चुकी है, तो मैं उस थर्ड पर्सन को पैसे प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि वो सामने वाली, फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C, A मैं, B दूसरा पर्सन जिसके साथ मेरे रिलेशन सही नहीं है, C एक थर्ड पर्सन जिससे B की लड़ाई हुई. अब मैं चाहता हूं कि B को पूरी तरीके से परेशान किया जाए, जबरदस्ती उसके खिलाफ केस किया जाए, ऑल्दो मेरे को पता है वो केस करना सही नहीं है, बट और C इंटरेस्टेड भी नहीं है B पे केस करने के लिए, बट क्योंकि मेरी पर्सनल दुश्मनी है तो मैंने C को पैसे दिए
कि जो भी खर्चा होगा वो मेरा, बट आप इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस कीजिए, आरोप लगाइए और इसको परेशान कीजिए, दैट इज इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, यानी जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाना, केस करने की कोशिश करना, जिसमें मेंटेनेंस टेम्पैरिटी लगभग सेम कंसेप्ट है। मेंटेनेंस में आपका मेन मोटिव होता है सिर्फ पैसा देके सामने वाले को परेशान करना, टेम्पैरिटी में ये होता है कि आपने उसको पैसे दिए सामने वाले के ऊपर केस करने के लिए, और जो भी डिसीजन कोर्ट का आएगा, आपने कहा कि जो भी डिसीजन आएगा, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया बी ने, यानी सी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया बी ने, मैंने सी को कहा कि मैं पैसे देता हूं, आप बी के ऊपर केस कीजिए, और जो भी डिसीजन कोर्ट देगी, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बी सी को 10 लाख रुपए देगा जो भी गाड़ी को नुकसान हुआ उसके बदले में, तो आपने पहले ही सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि खर्चा मैं कर रहा हूं केस करने का, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप 40% अमाउंट जो भी आएगा वो मुझे दे दीजिएगा, बाकी आप रख लीजिएगा, यानी 10 लाख रुपए कोर्ट का डिसीजन आया तो 4 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिएगा, और सामने वाले से जो आपको 6 लाख रुपए मिले वो आप रख लीजिएगा। सो दैट इज टेम्पैरिटी, यानी आप एक तो लिटिगेशन को बढ़ावा देते हो, इसमें आपका इंटेंशन होता है जो भी आउटकम होगा उसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। मेंटेनेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट सिर्फ ये है सामने वाली पार्टी को परेशान करना केस बनवा के। नेक्स्ट इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ब्रोकरेज का मतलब हो जाता है दलाली लेना, यानी शादी कराने के लिए अगर आप कमीशन ले रहे हैं तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है, ये वैलिड ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। अब अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि जो ये शादी.com या जीवनसाथी.com, ये ऐसी कुछ और भी वेबसाइट्स है, क्या ये वेबसाइट्स इलीगल है, और अगर है तो इनका इतना ज्यादा प्रमोशन टीवी के ऊपर कैसा किया जाता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि ये लोग एक ब्रोकरेज का काम नहीं कर रहे, यानी ये मैच मेकिंग के लिए आपसे कमीशन नहीं लेते, ये आपको वहां पर उनकी खुद की वेबसाइट पे, खुद की प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने के लिए पैसा लेते हैं, यानी आपकी शक्ल वहां पे शो हो, आपकी डिटेल्स वहां पर शो हो, ये सब चीजों के लिए आपसे पैसा लिया जाता है, ना कि आपकी शादी के बदले आपसे कमीशन चार्ज की जाती है। इसीलिए इनका काम लीगल है, इल्लीगल नहीं है। ब्रोकरेज का मतलब शादी तय हुई, आपने कह दिया कि मैंने क्योंकि मैच करवाया बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय, मैंने ढूंढ के दिया ये रिश्ता, तो मुझे आप 20,000 रुपए या 30,000 रुपए या 1 लाख रुपए दे दीजिए। अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, यानी बेचने वाला एक, खरीदने वाले खूब सारे। सिंगल सेलर के अंदर ये चीज आ जाती है कि आप कोशिश करते हो मोनोपोली का इस्तेमाल करके अनजस्टिफाइड प्राइस कस्टमर से लेने की। अगर आप ऐसी कोई चीज करना चाहते हो, यानी मार्केट में कोई कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि बेचेंगे तो इसी प्राइस पे बेचेंगे, जिसमें आपका इंटेंशन है मोनोपोली क्रिएट करने का। यानी मोनोपोली से, या ये चीज गवर्नमेंट ने मना इसलिए करी क्योंकि मोनोपोली ज्यादातर सिनेरियोज में पब्लिक के लिए नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि जब बेचने वाला एक है, आपको खरीदना उसी से है, तो वो मनचाही प्राइस आपसे ले सकता है, जिससे कस्टमर को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ऐसी सिचुएशंस है या ऐसा कोई चीज करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। और कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, यानी पूरी कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं थी, इन पार्ट अनलॉफुल थी, तो भी वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है, क्योंकि जब तक आप पूरी कंसिडरेशन नहीं देंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट अपन कह सकते खत्म नहीं होगा। तो अगर एक पार्ट लॉफुल है उसको सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हो, उतना आपने कर दिया। सामने वाली पार्टी अगर अपना गुड्स की डिलीवरी, या अपन कह सकते हैं जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो भी पार्ट्स में कर सकती है, तो उतना आपको कर देगी। जो अनलॉफुल पार्ट है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। या फिर अपन कह सकते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है चीज़ों का या पेमेंट का, तो उसके सिनेरियो में पूरी की पूरी चीज़ को अनलॉफुल मान के एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और उसको वॉइड मान लिया जाएगा। अब वही सारी चीजें अपन को वापस बताई गई है, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो स्टार्टिंग से वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जो स्टार्टिंग में सही थे, बट कुछ सिचुएशंस में चेंज होने की वजह से अब वो गलत हो गए। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से वॉइड माने जाते हैं, स्टार्टिंग शुरू से ही वो गलत होते हैं। सबसे पहला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26
एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन यानी रोकना, ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन यानी किसी की भी शादी में रुकावट डालना, माइनर है 18 साल से कम है तो उसकी शादी कराना वैसे भी लीगल नहीं, उसको आप रोकते हो तो वो वैलिड है। उसके अलावा किसी की भी शादी में इंटरफेयर करना, रोकने की कोशिश करना, अगर ऐसी कोई चीज के लिए आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड यानी सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession or trade of any kind is to that extent void। यानी आप इंडिया में रहते हैं, आप कोई भी लीगल ट्रेड करना चाहते हैं तो उसको करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर किसी भी तरीके से रुकावट क्रिएट की जाती है कोई भी लीगल ट्रेड करने के लिए तो वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर रुकावटें सारी मानी जाएगी। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पर आपके बिजनेस कंटिन्यू करने में रुकावटें डाली जा सकती है, दैट इज रूल में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुडविल यानी आपकी बिजनेस का जो रेपुटेशन था, आपने अपना बिजनेस बेचा, उसमें आपने गुडविल के भी पैसे ले लिए, यानी अपने बिजनेस की जो गुडविल थी, मार्केट वैल्यू थी, उसके आपने पैसे ले लिए। तो जिसको आपने बेचा उसने आपके उस चीज के लिए यानी आपकी वैल्यूएशन के लिए, आपकी मार्केट स्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे ऑलरेडी आपको दे दिए, तो वो अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कुछ समय के लिए आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते, वरना उसको वो एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, रिस्ट्रेन ऑन कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी जो अभी पार्टनरशिप फर्म खुली हुई है उसमें एक ऐसा पार्टनर है जो दूसरी जगह काम करना चाहता है तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि सिमिलर बिजनेस कैटेगरी के अंदर वो किसी और कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अमेजॉन के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सेम टाइम पे वो फ्लिपकार्ट के साथ काम नहीं कर सकता, या अमेजॉन छोड़ने के बाद भी कुछ समय तक काम नहीं कर सकता। दैट इज योर थर्ड पॉइंट, रिस्ट्रेन ऑन कंटिन्यूइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस अपन ने इसीलिए लगाए क्योंकि हर बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और अगर आप अमेजॉन छोड़ के डायरेक्टली फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लेते हैं और आप एक अच्छी पोजीशन पे थे जहां पर अमेजॉन के सारे ट्रेड सीक्रेट्स या सारे डिसीजंस अभी आपको पता है जो अमेजॉन कुछ टाइम में इंप्लीमेंट करने वाला है, तो आप फ्लिपकार्ट में जाकर वो सारी चीजें बेच सकते हो, बता सकते हो, जिसके बदले में आप पैसे कमा सकते हो। इसीलिए ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस चीज के लिए कंपेंसेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, रिस्ट्रेन बाय ट्रेड कॉम्बिनेशन यानी स्पेसिफिकली आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया। फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर किसी को टेक ओवर कर रहा है कोई एफएमसीजी ब्रांड को, तो उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि अब आप सेम बिजनेस कुछ समय के लिए नहीं करेंगे। और लास्ट, रिस्ट्रेन इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट यानी आपने किसी कंपनी की एमएनसी की फ्रेंचाइज ली है जिसके बदले में उन्होंने आपसे फीस ली है और वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको रोक सकते हैं कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते या आप कोई और किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको उस चीज की फ्रेंचाइज दी गई है। कंपनी अगर फ्रेंचाइज आपको दे रही है तो आप कंपनी का माल बेच रहे हो, कंपनी और किसी को अपना सामान सप्लाई नहीं कर रही, तो कंपनी भी सेम चीज आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कंपनी का ही माल बेचो, किसी और का माल ना बेचो। तो अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो 5 अपन ने देखे, ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड है। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीके से आपको परेशान करता है लीगल बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, तो वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, restrain agreement in restrain of legal proceeding, all agreement which interfere with the course of justice are unlawful and void as they are against public policy। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन इन्फोर्समेंट ऑफ राइट यानी आपके कुछ अधिकार है उनको एक्सरसाइज करने के लिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं अगर वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव सर्टेन राइट्स, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, ये सारे अपनी राइट्स है। अगर ये राइट्स को एक्सरसाइज करने से अपन को कोई रोकता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ इन्फोर्समेंट। अपन ने देखा एक एक्ट बना हुआ है दैट इज लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंदर हर चीज का टाइम पीरियड मेंशन्ड है कि पर्टिकुलर चीज को आप कितने समय के लिए कितने समय तक कोर्ट में लेकर जा सकते हो, दैट इज अ लिमिटेशन पीरियड। अगर उसको कम करने की अगर आप कोशिश करते हो तो वो भी वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग। अनसर्टेन मीनिंग अपन ने पहले भी डिस्कस करा,
agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. Example, agreement to sell oil, but the category of oil is not mentioned. category of oil यानी कुकिंग ऑयल है या इंजन ऑयल है या और किसी तरीके का ऑयल है, वो मेंशनड नहीं है. तो अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसके ऑब्जेक्ट या मीनिंग अनसर्टेन है, अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है. नेक्स्ट आ जाता है वेगरिंग एग्रीमेंट. इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच one party agrees to pay certain sum of money or money is worth to another on happening or non happening of a certain future uncertain event future event. Example, अगर आप क्रिकेट के अंदर अपन देखे बेटिंग करते हैं, दैट इज योर वेगरिंग एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक पार्टी एग्री करती है दूसरी पार्टी को टू पे अप सर्टेन सम ऑफ मनी. आपको बता दिया जाता है इतने पैसे लगाओगे इतने पैसे मिलेंगे, और मनी इज वर्थ to another on happening or non happening of some future uncertain. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है. happening non happening of specific future uncertain event. uncertain यानी वो क्लियर नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज. एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस करा, बेटिंग कर रहे हैं, आप बेट लगा रहे हैं किसी के पास, दैट इज द बुकी. अब आपने बेट लगाया कि अगली बॉल पे चौका लगेगा, तो दैट चौका लगना इज अनसर्टेन, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स ऑल्सो और द अदर पर्सन हैंड्स ऑल्सो. अगर वो चीज हो जाती है तो आपको जितने पैसे जो भी आपने बेट करा उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे. अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है वो वेगरिंग की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर अपन ने वर्ड दिया वेगरिंग एग्रीमेंट, नॉट वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसी कोई चीज है तो वो एग्रीमेंट तक इलीगली मानी जाएगी, वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी. एक्सेप्शंस उसके कुछ बताए गए हैं. ऑथराइज लॉटरीज, काफी ऐसी स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर लॉटरीज ऑथराइज है, यानी आप लॉटरी टिकट खरीदते हो, उसमें जो भी इनाम आया, अगर आपका नंबर आया तो आपको पैसे दिए जाएंगे. तो ऑथराइज लॉटरीज अलाउड है. क्रॉसवर्ड और लिटरेरी कॉम्पिटिशंस अलाउड है. न्यूज़पेपर में अपन देखते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स कॉम्पिटिशंस वगैरह होते हैं. एथलेटिक कॉम्पिटिशन, एथलेटिक यानी आप कोई रेस में भाग ले रहे हो या इस तरीके का कुछ है, तो उसके अंदर भी जीतना ना जीतना बियॉन्ड योर कंट्रोल है. अगर ऐसी कोई चीज में है दैट आर डिपेंडेंट की रेस जीते तो इतना पैसा मिलेगा, सो दैट आर ट्रूली एथलेटिक कॉम्पिटिशन दैट आर वैलिड. हॉर्स रेस काफी जगह वैलिड मानी जाती है, काफी जगह नहीं मानी जाती. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर अपन देखते हैं अगर मरे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो इतना पैसा आपको इतने समय के बाद वापस दे दिया जाएगा. तो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट. बट ये चीजें आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है. तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वेगरिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता. ये सारे थे अपने एक्सेप्शंस. अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस. सबसे पहला, X and Y were running two organization trading in wheat of popular brand in Uttar Pradesh. X realized that the wheat business is high yielding, यानी खूब पैसा है. To expand his business, X offered Y a sum of 10 lakh on the condition that Y shall not sell popular brand wheat in Uttar Pradesh. X failed in making the promised payment to Y. Y filed a suit against X for non-fulfillment of the promise. Is that maintainable? अब इसके अंदर एक ट्रेड कॉम्बिनेशन हो रहा था. अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए हो रहा था. दो ऑर्गेनाइजेशंस थी X और Y जो एक पर्टिकुलर व्हीट ब्रांड के अंदर ट्रेड करना चाहती थी. X ने प्रॉमिस करा इतने पैसे दूंगा और आप अब ये चीज बेचना बंद कर दोगे. अब क्योंकि बेचने वाले दो ही थे, किसी के कंट्रोल में, सिंगल की पार्टी के कंट्रोल में आ गया, तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हो तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आप मोनोपोली क्रिएट करने के इंटेंशन से यहाँ पर चीज को बनाना चाहते हो, तो वो अलाउ नहीं की जाएगी. नेक्स्ट, Ishan, age 16 years, was studying in an engineering college. On 1st March 2016, he took a loan of 2 lakhs from Vishal for the payment of his fees and agreed to pay by 30th May 2017. Thus, Ishan possessed assets worth rupees 15 lakh. On the due date, Ishan fails to pay back the loan to Vishal. Vishal wants to recover the loan amount of Ishan out of his assets. Decide whether Vishal will succeed, referring to the provision of Indian Contract Act 1872. सबसे पहली चीज तो ये है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है और आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो. उसके अंदर एक एक्सेप्शन अपने लिए हो जाता है. अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फॉर सप्लाई ऑफ वी कैन से नेसेसिटी, तो यहां पर अगर अपन बात करें एजुकेशन से रिलेटेड लोन लिया, नेसेसिटी है,
एजुकेशन, और उसके लिए अगर पैसा रिकवर करना चाहते हो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पर्सन, तो उसके केस में आप पैसा रिकवर कर सकते हो क्योंकि आपने नेसेसिटी सप्लाई करी। अब यहां पर अगर वैलिडिटी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इस सेंस में कि आप पैसा रिकवर कर सकते हो, ऑल्दो माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता। तीसरा, अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट लेस देन द मार्केट प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. State on what grounds के अंदर student sue the teacher, इसके अंदर अपना पॉइंट आ जाएगा undue influence। टीचर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्टूडेंट एक वीक पोजीशन में। टीचर ने स्टूडेंट को इंड्यूस करा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये लालच देकर या ये डराकर कि अगर वो सस्ते प्राइस में अपनी कार बेच देगा तो वो उसको ज्यादा मार्क्स अवार्ड कर देगा एग्जामिनेशन में। अगर ऐसा कोई काम किया जाता है या ऐसा कोई काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है और वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, ए थ्रेटन्ड हिज वाइफ and son to commit suicide if they don't agree to transfer A's house to his brother. Thereupon the wife and son agreed to transfer the house. Subsequently his wife and son filed a suit to set aside the transfer. Will they succeed? तो इसका आंसर रहेगा yes। ये अपने लिए हो जाएगा coercion, यानी आपने किसी भी तरीके से डराया, धमकाया, जिससे आपका इंटेंशन था कोई ऐसा काम करने की धमकी दी जो इंडियन पीनल कोड में मना था, और ऐसी सारी चीजों के लिए या ऐसी सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो वैलिड नहीं माना जाता। तो ये सारी चीजें यानी जो अपन कह सकते हैं फ्री कंसेंट नहीं थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो वो लोग फाइल कर सकते हैं केस, बट प्रूफ करना पड़ेगा कि कोरिजन एक्सरसाइज किया गया था। तो ये था अपने लिए आज का लेक्चर जिसके अंदर अपन ने डिस्कस करा वैलिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन और कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस जो अपने काम में आएंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।